विद्युत अपघट्यों की चालकताओं से संबंधित कोलराउस ने एक नियम दिया था, जिसको हम लोग विद्युत अपघट्यों से संबंधित कोलराउस का नियम कहते हैं। तो कोलराउस का नियम हम लोग देख लेते हैं। कोलराउस ने जो नियम दिया है वो नियम दिया है इसने कि विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर आणविक चालकताएं जो रहती है, जिसको हम लोग मोलर चालकता भी कहते हैं, उस मोलर चालकता का जो मान रहता है, उस मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के समस्त आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। इन जैसे कि हमने कि कोई एक लवण लिया है, सपोज हमने लवण लिया है एक तरह से Al2SO4 होल थ्राइस, ये एक लवण लिया है। तो ये जो विद्युत अपघट्य है, इस लवण को हम लोग यहाँ पर विद्युत अपघट्य कहेंगे। तो इस विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता कितनी होगी? इस विद्युत अपघट्य के जो आयंस बनेंगे, जैसे कि अगर हम लोग इसके आयंस बनाते हैं तो इसके आयंस बनेंगे 2 मोल्स एल्यूमिनियम 3+ आयन, क्योंकि एल्यूमिनियम के 2 मोल हैं। जब हम लोग आयोनाइजेशन करेंगे तो 2 मोल बनेंगे। और सल्फेट के यहाँ पर ये 3 मोल बनेंगे, क्योंकि सल्फेट 3 जुड़ा हुआ है, उसकी संयोजकता 2 है। तो यहाँ पर इसके 3 मोल बनेंगे। अब इसकी लैंग्वेज कहती है कि इसके अंदर समस्त आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर इसकी आणविक चालकता रहेगी। मतलब अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर इसकी आणविक चालकता M, अब M जो रहती है वह अनंत तनुता पर है, तो अनंत तनुता के लिए अपनों ने उसके ऊपर अनंत लगाया है। इस टोटल पदार्थ की जो विद्युत अपघट्य है Al2SO4 होल थ्राइस, इस टोटल की आणविक जो चालकता रहेगी अनंत तनुता पर आणविक चालकता, ये अनंत तनुता पर आणविक चालकता इन समस्त आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। तो कितने आयन है इसके? 2 आयन से। किसके आयन है? एल्यूमिनियम 3+ के हैं। किस सांद्रता पर? अनंत तनुता पर। और इसके कितने हैं? 3 है। और ये भी क्या हो जाएगा? SO4 है। SO4 ये 2+ और ये अनंत तनुता पर। तो इस तरह से हमारी लैंग्वेज के अनुसार या इस कोलराउस के नियम के अनुसार हम लोग कहेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, ये अनंत तनुता यहाँ पर अगर हम लोग M इसके लिए लगाया था तो इसको हमने M के हटा दिया और एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दिया, विद्युत अपघट्य है ये। तो इस एल्यूमिनियम सल्फेट विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता क्या होगी? इसको हम लोग आणविक चालकता कह रहे हैं। टोटल आणविक चालकता क्या होगी? तो समस्त आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। ये जो आयंस बने थे, 2 आयंस बने थे एल्यूमिनियम के, तो 2 आयंस की आयनिक चालकता ले ली अपनों ने। आयनिक चालकता के लिए यहाँ पर प्लस लगाया है। इधर की साइड पर 3 लगा दिया, क्योंकि सल्फेट के यहाँ पर 3 आयंस बने हुए हैं, तो 3 आयन इसके और 2 आयन इसके, तो इन धनायन और ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर हो जाएगी। समस्त आयनों, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं समस्त आयन किस किस के हैं? एक तो समस्त धनायन और समस्त ऋणायन। तो ऋणायन इन सब आयनों, सामान्य रूप से यदि हम कोलराउस नियम के अंदर देखते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए उसकी स्थिति क्या बनती है, तो अगर कोई विद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, जिसको अपनों ने माना कि वो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, जैसे यहाँ पर अपनों ने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया है, इसी प्रकार से अगर हमने कोई विद्युत अपघट्य लिया है AX और BY, ये क्या है? किसी प्रकार का विद्युत अपघट्य है, मतलब लवण है। तो अगर हम इसका आयनन करेंगे तो इसके आयनन करने पर बनेगा X मोल बनेगा A का, और उसके ऊपर आयंस बनेंगे Y आयन उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि हम लोग जब सूत्र का निर्माण करते हैं तो एक दूसरे के क्रॉस में जाता है। तो वही आवेश यहाँ पर ये जो मात्रा है ये इसका आवेश है, और यह जो X है ये B का आवेश है। इसलिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर धनायन का जो मान लगाया वो +Y लगाया है, और B के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी संख्या Y है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि इसकी संख्या कितनी लिखी अपनों ने? 3 लिखी, क्योंकि यहाँ पर 3 नीचे लगा हुआ था। तो ये Y इसकी संख्या है, और इसके ऊपर आवेश क्या है? B के ऊपर आवेश X आवेश आ जाएगा। तो X आवेश आएगा माइनस का, क्योंकि आगे की ओर प्लस वाला रहेगा और पीछे की साइड पर माइनस वाला रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से कोई भी विद्युत अपघट्य होगा तो उस विद्युत अपघट्य के लिए जब हम लोग उसके आयनों को दर्शाएंगे और उसके अनुसार अगर हम लोग उसके आणविक चालकताओं को देखेंगे तो अनंत तनुता पर यहाँ पर इसकी जो आणविक चालकता बन जाएगी AX BY, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर बनेगा X मोल बनेगा A का। तो यहाँ पर हम लोगों को इसकी यहाँ पर आणविक चालकता शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग आयनिक चालकता का प्रयोग करेंगे। आयंस बन रहा है यहाँ पर A मोल, A जो है धनायन है, A धनायन के बारे में लिखा अपनों ने,
और इधर की साइड पर y संख्या है, y संख्या है और उसकी आयनिक चालकता यहाँ पर निकल कर आती है Bx माइनस, ये आयन है और ये उसकी संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि यहीं पर लिख देते हैं कि यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x मतलब हो रहा है धनायन की संख्या, धनायन की संख्या, संख्या मतलब यहाँ पर मोल में आएगी तो संख्या, और y का मतलब हो रहा है यहाँ पर ऋणायन की संख्या, ऋणायन की संख्या। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक सामान्य रूप से अगर हमने विद्युत अपघट्य लिया तो उस विद्युत अपघट्य के अंदर किस प्रकार से हम लोग इसको वर्णित कर बता सकते हैं, उसको प्रदर्शित किस तरह से किया जाता है, ये एक तरीका है। जैसा कि हमने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, कोई दूसरा भी आयन अगर अपने पास में हो, विद्युत अपघट्य हो, तो उसको भी हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। और हम लोग उदाहरण देख सकते हैं इसके कि और उदाहरण किस प्रकार का होगा, उसको आयनों में किस प्रकार से विभक्त करना है। तो जैसा कि अपनों ने प्रबल विद्युत अपघट्य लिया, मैग्नीशियम का क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो रहता है ये इस प्रकार से आयनों में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम ये 2+, इसकी संख्या एक ही रहेगी क्योंकि इसके साथ में एक ही है, और क्लोराइड जो रहेगा उसकी संख्या रहेगी 2 क्योंकि इसके क्लोराइड 2 आयन्स बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को आयोनाइज करेंगे और इसके आयोनाइजेशन करने पर आपको इसी तरह से इसको आयनिक फॉर्म में लिखना रहेगा जैसा कि यहाँ पर लिखा था। दूसरा रहेगा और उदाहरण अपने पास में जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो रहेगा उसके अंदर एल्यूमिनियम जो आयन बनेंगे वो 3 बनेंगे और क्लोराइड आयन जो बनेंगे वो एल्यूमिनियम आयन 1 बनेगा और क्लोराइड आयन जो रहेंगे वो 3 बनेंगे। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर आयोनाइजेशन होता है। और भी उदाहरण जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर ये क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से इनका आयोनाइजेशन होता है, किस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इनकी संख्याओं से हम लोगों को निर्धारण करना पड़ता है कि टोटल अणु की आयनिक चालकता क्या होती है। अब हम देखते हैं कि कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है। कोलराउस का नियम अपनों ने पढ़ा है, उसके द्वारा हम लोग किस प्रकार से दूसरी चीज़ों में हम लोग दूसरे इसमें हम लोग इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं विद्युत अपघट्यों के लिए। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो रहता है उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए यहाँ पर अनुप्रयोग ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता का निर्धारण करना। अब दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए क्यों निर्धारण करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कारण ये बनता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो रहते हैं उनका आयनन पूरी तरह से होता नहीं है। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य कोई भी है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं हम लोग उसको ये है कि जिसका आयनन जो रहता है वह अपूर्ण रहता है। अब आयनन अपूर्ण रहता है तो ऐसी स्थिति में आयन सी नहीं बन रहे हैं, तो आयन सी नहीं बनेंगे विद्युत अपघट्य के। जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड अगर आप लोगों ने लिया है तो अनंत अनुता पर इसको हम लोग अगर आयोनाइजेशन करेंगे तो इसके आयन्स बनेंगे एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H+ आयन बनेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होता है। जैसा कि अगर हम लोग इसको माने कि अगर हमने 100 ml विलियन के अंदर इसको लिया है, 100 ml जो पानी है उस विलाय के अंदर जब हमने एसिटिक एसिड को डाला है तो 100 ml में से अगर इसकी मात्रा डाली अपनों ने 10 ग्राम डाली सपोज, तो 10 ग्राम में से ये अगर 1 ग्राम ही यहाँ पर आयोनाइज होता है तो इसका मतलब इसके 1 ग्राम फॉर्म तो आपको इस रूप में मिलेगी, एसिटेट आयन के रूप में मिल जाएगी और H+ आयन के रूप में मिलेगी, 1 ग्राम मिलेगी। लेकिन 9 ग्राम का क्या हुआ, तो 9 ग्राम अपने को मिलेगा ये पानी के अंदर जाने के बाद में भी अपने को ये एसिटिक एसिड के रूप में ही मिलेगा, एसिटेट आयन और H+ आयन के रूप में नहीं मिलेगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है कि उसका आयनन अपूर्ण होता है, इस वजह से अब इसके टोटल आयन ही नहीं बन रहे। आयन्स कितने के बन रहे थे, सिर्फ 1 ग्राम के आयन बन रहे थे, बाकी 9 ग्राम तो अनायनित है। तो ऐसी स्थिति में इसका आयनन पूर्ण नहीं होने की वजह से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर पूरी तरह से चालकता का निर्धारण करना संभव नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग कोलराउस के नियम का पालन करवाते हैं, कोलराउस के नियम को देखते हैं, तो इसके सहायता से हम लोग इसका निर्धारण कर सकते हैं। कारण ये होता है कि कोलराउस का जो नियम रहता है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो उभयनिष्ठ आयन रहता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर जो उभयनिष्ठ आयन होते हैं, कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो आयन रहते हैं के आयन जो कि किसी
प्रबल विद्युत अपघट्य में हो प्रबल विद्युत अपघट्य में हो तो उनसे इसका निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। अब क्या कंडीशन रहेगी, किस तरह से निर्धारण किया जा सकता है? तो वो कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि एसिटिक अम्ल के अंदर अगर आयोनाइजेशन होगा तो इसके आयोनाइजेशन से दो प्रकार के आयन बनेंगे, एसीटेट आयन और H+ आयन, ये दो प्रकार के आयन बनेंगे। तो अगर हम लोग कुछ ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्य ले लें जो कि इसके अंदर एसीटेट आयन भी हो, तो ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य एक रहता है CH3COONA, एक विद्युत अपघट्य ये प्रबल है। एसिटिक एसिड कैसा था, ये था अपने पास में दुर्बल, तो एक तो प्रबल ये लिया, इस प्रबल विद्युत अपघट्य के लेने से आयन मिलेगा अपने को CH3COO मतलब एसीटेट आयन प्लस Na+ आयन। तो ये आयन मिल गया, मतलब इसके अंदर एक उभयनिष्ठ आयन जो एसीटेट था वो हमने प्रबल विद्युत अपघट्य के एसीटेट वाले किसी सोल्ट से ले लिया। दूसरा एक और प्रबल हम लोग विद्युत अपघट्य लेंगे, और उस प्रबल विद्युत अपघट्य को अगर हम लोग देखें जिसके अंदर अपने को क्या चाहिए, H चाहिए, तो H कहाँ से आएगा अपने पास में, HCl से। HCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इससे अगर हम लोग देखें तो H और Cl- ये दो तरह से आयन बनाएगा। तो हमारे पास में एक प्रबल आयन ये बन जाएगा एसीटेट का और एक प्रबल आयन बन जाएगा अपने पास में H+ का। मतलब हम लोगों को दो प्रबल विद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे, सोडियम एसीटेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हम लोग इन विद्युत अपघट्यों को लेते हैं तो इसकी जो आणविक चालकता रहेगी, कुल आणविक चालकता, और इसकी जो कुल आणविक चालकता रहेगी, उन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में स्थिति बन जाएगी कि एसीटेट आयन ये प्रबल है, ये अपने को मिल जाएगा, प्लस H+ आयन ये मिल जाएगा, प्लस Na+ और प्लस Cl-। तो इस तरह से अपने पास में आयन ये मिलेंगे। अब इस आयन में से अपने को एसिटिक अम्ल का आयन जो था उभयनिष्ठ आयन वो अपने को मिल जाएगा, लेकिन अपने पास में थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि Na और Cl एक्स्ट्रा मात्रा में है। तो हम लोग एक और प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे, और वह प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे तो ये Na+ और Cl- करके आयन निकाल देगा। जब ये आयन निकालेगा तो इस विद्युत अपघट्य को की आयनिक चालकताओं को जब हम इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो माइनस कर देने पर अपने को ये आयन्स जो रहेंगे ये कट जाएंगे, यहाँ पर ये आयन कट जाएंगे, और इन आयनों के घट जाने से, इसके मात्रा कम हो जाने से अपने को जो आयन्स मिलेंगे वो आयन मिलेंगे एसीटेट के ही आयन मिल जाएंगे और हाइड्रोजन का आयन मिल जाएगा। तो इस तरह से अपने को किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं।